नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिसके नियत पर और नियति पर दोनों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन दोनों कहीं न कहीं कांग्रेस की उपज है। एक कांग्रेस से निकलकर बाहर आई है तो दूसरा कांग्रेस के सपोर्ट से बाहर आया है। और दोनों की स्थितियों को देखें तो ऐसा लगेगा कि अगर संवैधानिक बाध्यताएं नहीं होती तो इन दोनों को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाना हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता। लेकिन संवैधानिक बाध्यताएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जिसके कारण ये दोनों मुख्यमंत्री अभी तक पद पर बने हुए हैं। एक है अरविंद केजरीवाल तो दूसरा है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी में के रगों में कांग्रेस का ही खून दौड़ता है, इसलिए एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी करेगी। और ये कॉन्स्पिरेसी अब हाई कोर्ट के उस लेडी जज तक पहुंच चुकी है जो इनके सारे घोटालों का फैसला सुना रही है, जिन्होंने ईडी तक को नहीं बख्शा। वो लेडी जज जिन्होंने ईडी के डायरेक्टर को इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि अभिषेक बनर्जी के मामले की जांच करते हुए उन्होंने पाया कि ईडी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसकी टीम में कुछ कमियां हैं। यहां तक कि उन्होंने ईडी के टीम को यह कह दिया था कि आप पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स नहीं है, जो सूचना आपको दी जाएगी और वही सूचना हम तक पहुंचाते हैं, ये तो लेटर बॉक्स की तरह हो गया कि हमने यहां ड्रॉप किया और वहां वो फिर उस तक पहुंच चुका है। इसीलिए ईडी की टीम को निर्देश दिया था कि अभिषेक बनर्जी ने आपको जो सूचनाएं दी, आपको बताया कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, और आपने हम तक बता दिया कि अभिषेक बनर्जी के पास बैंक अकाउंट नहीं है। वो लेडी जज जिन्होंने कहा था कि अभिषेक बनर्जी एक सांसद हैं, उनका पैसा कहां जाता है, क्या उनके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं तो फिर उनकी सैलरी किस अकाउंट में जाती है। अगर अभिषेक बनर्जी अपने एफिडेविट में या आपने जो उनसे इंक्वायरी की और उसमें उन्होंने कह दिया कि मेरा एक घर दिल्ली में आवास है और कलकत्ता यानी कि कोलकाता में अभी एक मेरा घर है, और उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाया और वहीं तक रुक गए, हमारे पास आकर सूचना दे रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के पास एक ही घर कोलकाता में है, उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है और वो एक सामान्य तरीके से इन घोटालों में फंसने के बावजूद पैसे के अभाव में जी रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आपके इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदलनी होगी, और इसलिए ईडी के डायरेक्टर को चेंज करने की बात की थी जो रीजनल डायरेक्टर थे। और यहां तक उन्होंने कह दिया था कि अगर आपके पास व्यस्तता है तो फिर आप पश्चिम बंगाल से बाहर के मामलों को ही डील कीजिए, यहां पर उन लोगों की टीम बुलाइए जो कि इस मामले की गंभीरता समझते हैं, क्योंकि यह मामला स्कूल घोटाले का था, टीचर भर्ती घोटाले का था, और उसमें अभिषेक बनर्जी की वो कंपनी पूरी तरीके से फंसी हुई थी जिसमें ये सीईओ हुआ करते थे, और उसका ट्रांजैक्शन भी सामने आया था। और उस लेडी जज ने कहा था कि आप इतने समय तक क्या कर रहे हैं जब आपको ये पता ही नहीं लगा पा रहे कि वो जो कंपनी लीप एंड बाउंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 2012 तक सीईओ रहे हैं अभिषेक बनर्जी, उसने रजिस्ट्रेशन किस आधार पर करवाया, किसके नाम पर करवाया, इस बात की भी जानकारी आप तक नहीं पहुंची। जिस व्यक्ति के नाम पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है उससे आज तक आपने पूछताछ नहीं की, यानी कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फैसले दिए, उनके घोटालों के राज खोले, और ममता बनर्जी के खिलाफ भी कई फैसले दिए हैं, जिससे ममता बनर्जी इतनी चिढ़ गई है कि उस लेडी जज को फंसाने में लग गई। सीआईडी जांच करवा रही है उनके पति की, और यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चला, और अभिजीत गंगोपाध्याय जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं वो दूसरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, और उस समय जो कलकत्ता में हाई कोर्ट के अंदर
पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से एजी, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता वहां पेश हुए थे, उनको एक निर्देश दिया कि आप लोग जो सरकार के स्तर पर ये जजों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस एटीट्यूड को बदलो, इस तरीके को बदलो, नहीं तो सरकार पर आफत आ जाएगा। और इसलिए ये मामला फिर तुल पकड़ा, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज और सारे वकील भी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हुंकार भर चुके हैं। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सीआईडी का इस्तेमाल गलत इरादे से किया गया है, उससे जजों को यह लगने लगा है कि अगर ममता बनर्जी के घोटालों पर फैसला देते हैं, कल होके अभिषेक बनर्जी को जेल जाना पड़ता है, या फिर जो कई सांसद और ममता बनर्जी के मंत्री इस घोटालों में फंसे हुए हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो, पार्थ चटर्जी हो, ये सारे के सारे जो फंसे हुए हैं, इनके खिलाफ एक के बाद एक फैसले आएंगे, ममता बनर्जी तक आंच पहुंचेगी तो उसके बाद वो और बौखलाएगी, यहां तक कि इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी साजिश कर सकती है। और ये मामला कुछ इसी तरह का है। जस्टिस अमृता सिन्हा जो लेडी जज हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एक नहीं कई फैसले दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनको इन घोटालों पर सुनवाई करने के लिए बुलाया गया था कि वहां पर कई जज कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, इसलिए आप इन मामलों की सुनवाई करें। और जो स्कूल में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उस मामले की जांच की जिम्मेदारी इन्हें दी गई, जिसमें सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं, जो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी कहे जा रहे हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने क्या किया अमृता सिन्हा को फंसाने के लिए, ये बड़ी दुखद कहानी है और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि उनके पति प्रताप चंद्र डे एक बड़े वकील हैं, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करते हैं, और जब वकील हैं तो वो मुकदमों की पैरवी भी करेंगे। और एक मामला वैसा ही आया उनके पास, जो सामान्य तरीके से एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला था। बनी राय चौधरी एक महिला हैं, 64 साल की बुजुर्ग महिला, उन्होंने अपने बड़े भाई के खिलाफ एक मुकदमा किया कि संपत्ति में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब दीवानी मुकदमा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, यह आसानी से नहीं सुलझता। जो भी कानून के बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत जिनकी जानकारी है, या जो इन पचड़ों में फंसते हैं, उनको ये पता है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में सोल्व नहीं होता, इसमें लंबा समय लगता है, और वैसा ही समय लगा। लेकिन यहां तो मामला एक वकील का था, जिनके वाइफ जो है वो वहां की जज है, और कलकत्ता हाईकोर्ट की जज रहते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कई फैसले दिए हैं, जिससे ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी है, और इसलिए एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई। बनी राय चौधरी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये सबको पता है, और सुप्रीम कोर्ट की बात भी लेडी जज ने उस समय नहीं सुना था जब ईडी की बात कर रही थी। जब उन्होंने इस घोटाले में एक के बाद एक डायरेक्शंस निर्देश दिए थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी देखना पड़ रहा था कि एक महिला जज ने कैसे पूरी न्यायिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अकेले वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, जिससे कलकत्ता में जो हाईकोर्ट के अंदर इस बात की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिखा जा रहा है, उनको हाईलाइट किया जा रहा है। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा तो वहां से सीआईडी इंक्वायरी की बात जो हो रही थी उसको भी अप्रूवल मिल गया, और वहां सीआईडी इंक्वायरी होने लगी वकील प्रताप चंद्र डे के खिलाफ, जिनकी पत्नी वहां पर हाईकोर्ट में जज है। अमृता सिन्हा के खिलाफ जो ये साजिश की गई, उसमें ममता बनर्जी की सीआईडी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और यही मामला सामने आया जब उनके खिलाफ जांच हो रही थी, और ये जांच किस बात की कि उस महिला ने आरोप लगाया कि उनके बड़े भाई के साथ जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट में इन्फ्लुएंस किया गया है जज के माध्यम से, और इस आरोप की इंक्वायरी शुरू हुई। सीआईडी ने
प्रताप चंद्र डे को 1 महीने में 2 बार बुलाया, फिर तीसरा समन भी जारी किया और 9-9 घंटे तक पूछताछ की। डे साहब का कहना है कि उनसे 9 घंटे जो पूछताछ की गई उसमें उनका कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं था, न ही उनसे सवाल किए गए इस मामले को लेकर। जितने सवाल किए गए वो सारे के सारे सवाल अमृता सिन्हा को लेकर था। जस्टिस अमृता सिन्हा जो ममता बनर्जी के खिलाफ फैसला दे रही है और इसलिए प्रताप चंद्र डे ने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के खिलाफ चाहे पुलिस वाला इंक्वायरी कर रहा हो या कोई दूसरे एजेंसियां इंक्वायरी कर रही हो या फिर कोई जज फैसला सुना रहे हैं, इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस को लेटर लिखा और उनसे ये पूरी बातें कही कि कैसे उनसे पर्सनल सवाल उनकी वाइफ के बारे में, जो जस्टिस हैं, जज हैं, उनके बारे में किया गया, उनके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया गया और पहले तो पैसे देने की बात भी की गई थी। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी लिखा, फिर पीएम मोदी को लिखा, फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखा और सब जगह इस बात की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सीआईडी को सही तरीके से जांच करनी चाहिए, फंसाने का काम यहां नहीं चलेगा और कलकत्ता हाईकोर्ट में इस बात की चर्चा तेज है। सारे वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भर दी है और जजों ने भी ये बात कही है कि अगर ममता बनर्जी का यही रवैया रहा तो फिर ये सीएम की कुर्सी हिल जाएगी, क्योंकि ये मामला कोई सामान्य नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरीके से आरोप लगाती है कि उनके खिलाफ सुरक्षा एजेंसी और दूसरे तरफ से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, जबकि सुरक्षा एजेंसी की बात करें पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ को जब 50 किलोमीटर के दायरे में सर्च करने का जो ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे सारे बॉर्डर स्टेट की जिम्मेदारी ली कि यहां पर जो घुसपैठ होता है उसके निदान का यही उपाय है, तो ममता बनर्जी सबसे पहले बौखलाई थी, क्योंकि इनको तो पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि बांग्लादेश से गुंडे लाने हैं पश्चिम बंगाल के अंदर बूथ कैप्चर करने के लिए, चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। अगर बीएसएफ वहां पर टाइट सिक्योरिटी व्यवस्था रखती है तो ये कहां से गुंडे जिहादी ला पाएंगी, इसलिए परेशानी हुई थी। और अब जबकि लग चुका है कि अब अभिषेक बनर्जी का जेल जाना लगभग तय है, तो वो फंसाने की कोशिश प्रताप चंद्र डे को कर रही है। सीआईडी बार बार समन भेजकर परेशान कर रही है, लेकिन यह मामला अब राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के जजों तक पहुंच गया है। और इसलिए जिस तरीके से वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ, जजों ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी जारी की है, उससे लगता है कि अगर ममता बनर्जी अपने इस घिनौने साजिश से बाज नहीं आई तो अब उनकी कुर्सी रहने वाली नहीं है। वो जिस तरीके से घोटाले पर घोटाले करती हैं, दिल्ली में आकर सिर्फ पीएम मोदी को हटाने के लिए तैयारी करती है, कोई न कोई तिकम भिड़ाती है, उससे काम नहीं चलेगा। काम तो तब चलेगा जब आप विकास की बात करेंगी, लेकिन विकास के नाम पर विनाश फैलाने वाले इन मुख्यमंत्रियों को अब सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए जजों के सामने जिस तरीके से इन लोगों ने एक नई कॉन्स्पिरेसी तैयार की है, अब इसका परिणाम सामने आने वाला है। और जस्टिस अमृता सिन्हा वैसी महिला है जो इन मामलों में कभी भी इधर से उधर नहीं हुई है। और फिर अब जिस तरह के सुनवाई दिसंबर में कई और होने वाले हैं, इनके सारे घोटालेबाज मंत्रियों और यहां तक कि अभिषेक बनर्जी को जेल भेजा ही जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।